हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट आ जाइएगा। आज हम फिर से करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस की तैयारी, और क्वेश्चन वही जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, ये जो सेशन होने वाला है वैसे 2 घंटे का होने वाला था, बट आज अर्जेंसी की वजह से 1 घंटे का सेशन मैं आप लोगों के लिए लूंगा। बट जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे हम डिटेल में अच्छे से हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा, आपको समझाने पे ध्यान दूंगा। आप सारे के सारे बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर करना है, और फिर आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा जैसे ही सेशन खत्म होगा तब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सभी को गुड वाला गुड इवनिंग है, सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। थोड़ा सा हम स्पीड अप करके चलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, पर उससे पहले सारे के सारे स्टूडेंट आ जाइएगा। सेशन को अपने हर एक उस भाई बहन तक पहुंचाइएगा जिसको जरूरत है। इस बार बिहार के जितने भी एग्जाम है हमें पार करने हैं, क्योंकि 2026 में आप लोगों के लिए बम्पर भर्तियां गवर्नमेंट की तरफ से बजट में भी अनाउंस हो चुकी हैं, और इंटर लेवल की तो पहले से ही आपकी वैकेंसी चल रही हैं। तो इस बार आपका एग्जाम जल्दी ही होगा, विद इन 1-2 मंथ के अंदर आप देख लेंगे कि आपका एग्जाम का जो फाइनल डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, और आप बेहतर तरीके से एग्जाम को करने के लिए ये जो टाइम मिला है आपको उसमें बेहतर परफॉर्म करना है। तो सारे के सारे बच्चे इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे लिंक लगा लीजिएगा, और सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस है आज पढ़ाने पे है, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। आज मैं आपके नाम नहीं लेने वाला हूं, है ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। कमेंट बॉक्स में भर के आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दाब होता है दोस्तों P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? बल। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। और बल बटे क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे, जिसे पास्कल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। वैसे बल को न्यूटन में और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -2 ऐसे लिखा जा सकता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप कमेंट में आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है, ब्राउनिनियन मोशन कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, या चालकता कहलाती है? तो देखो, चालकता तो बिल्कुल नहीं होगी। आंसर क्या बचा? ए, बी, सी में से आप लोगों को आंसर करना है। अब दो भिन्न पदार्थ के कणों को आपस में मिलना, देखो कणों को आपस में मिलाने से क्या होगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, और ये ज्यादातर किस में होता है? गैस वाले मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होती है। चलो इसको समझ लेते हैं। तो आपका जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो दो भिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः आपस में मिल जाने को कहते हैं। अगर ब्राउनियन जो मोशन देखनी है तो द्रव या गैस में जो तैरने वाले छोटे छोटे कण होते हैं उनकी अनियमित गति, रैंडम मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनिनियन मोशन बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके माध्यम से जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और चालकता का मतलब है करंट का फ्लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? यानी ब्रोमीन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? बिल्कुल, तो आंसर क्या है? प्लाज्मा है, द्रव अवस्था है, गैसीय अवस्था है, और ठोस अवस्था है। किस अवस्था में पाया जाता है ये आप लोगों को देखना है। तो देखो, सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा वाली स्टेट में नहीं पाया जाता। तो जो ब्रोमीन होता है दोस्तों वो क्या होता है? हैलोजन होता है। हैलोजन होता है, ग्रुप 17 का मेंबर होता है। किसका होता है? ग्रुप 17 का मेंबर होता है, और जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, इतने बढ़िया से हर चीज को मैं बेहतर तरीके से आंसर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो सेशन को लाइक करना तो बनता है। और हर एक बच्चे कमेंट में बिल्कुल धुआं मचा दो। कहते हैं ना कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ ए बुज़दिल हमको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, और रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत
कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? किसी भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से हम क्या निकालें, अगर टॉर्च दें, इसमें टॉर्च की रोशनी जाएगी तो टॉर्च की रोशनी है वो इस तरह से फैल जाती है। टॉर्च की रोशनी है वो इस तरह से दोस्तों फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, परावर्तन की वजह से और प्रकीर्णन की वजह से। तो इसमें लाइट का क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है। लाइट की क्या हो रही है? लाइट फैल रही है, यानी स्कैटरिंग हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी 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 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणविक गैस है? एक परमाणु का मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये रहती है। तो क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में रहती है। तो ये क्या है? द्विपरमाणविक। जीनोन है वो आपका Xe की फॉर्म में रहती है, ग्रुप 18 का मेंबर है और नोबल गैस के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो आप लोगों को बताना है कि किस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का, लोहे का या तांबे का। यानी देखो प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध तो कम हो गया, तो चालकता क्या हो गई? चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। चालकता बढ़ जाएगी, है ना। तो चालकता बढ़िया किसकी होती है? जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तो देखो आपका बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्युमिनियम। ये इसका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कॉपर इसमें बेटर है क्योंकि सिल्वर दे नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होती है? न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से, प्रोटॉन से और आपका इलेक्ट्रॉन से। क्यों? किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या है वो किससे डिसाइड होती है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है ये आप लोगों को बताना है। तो एक्स, आपका जेड और ए, है ना। तो एटॉमिक नंबर इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 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 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जीव में मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग होता है। लीशमैनिया में होगा, यीस्ट में होगा, अमीबा में होगा या हाइड्रा में होगा। तो देखो आपका ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए और डी में से आंसर आएगा। तो फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह से आपका एक बर्ड निकल के आया। ये बर्ड और डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होकर अलग हो जाता है और ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मुकुलन की प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। अमीबा की बात करूं तो बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती हैं। यीस्ट के अंदर मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, पर इसमें क्या नहीं होता? रीजनरेटिव जो सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो रीजनरेटिव सेल्स हैं इसमें नहीं होती हैं, इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। लीशमैनिया की बात करूं तो इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होता है, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है? पूर्व निर्धारित लिंग मानव में होता है, कुत्तों में होता है। आंसर क्या आ जाएगा? कबूतर और स्नेल में से क्या सही आंसर आ जाएगा? बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देना है कमेंट बॉक्स में। हर एक बच्चे को बिल्कुल सीरियस होकर, सिंसियर होकर आंसर करना है, क्योंकि ये जो आपकी क्लास है वो आप लोगों को बेहतर नॉलेज देगी और एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा मैं पढ़ा के चल रहा हूं। तो आंसर क्या आएगा? कबूतर या घोंगे में से क्या आंसर आने वाला है? तो घोंगा जो होता है उसमें जो लिंग है वो परिवर्तन हो सकता है। तो आपका जो घोंगा है आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित नहीं होता, प्राय उभयलिंगी होता है या पर्यावरण पर यह निर्भर रहता है। कबूतर जो होता है उसमें मेल और फीमेल होते हैं, मतलब आपका लिंग होगा। कुत्ते के अंदर आपका दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं और मानव के अंदर भी मेल फीमेल होता है, यानी ये स्तनपाई होंगे। नेक्स्ट है, 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अम्ल क्षार संयुग्मी की अवधारणा को जन्म दिया था? कि अम्ल और क्षार कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में रहते हैं, संयुग्मी अवस्था में रहते हैं। क्या लुईस थ्योरी थी? ये नहीं थी। आपकी डेवी थ्योरी थी? नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी या अरेनियस कंसेप्ट। तो इन दोनों में से स्वतंत्र रूप से किस अम्ल और क्षार का पेयर की फॉर्म में रहना बताया? तो देखो अरेनियस जो सिद्धांत था, है ना, जो अरेनियस सिद्धांत था
आंसर तो है ब्रोसेलेरी। अरेनियस सिद्धांत में क्या था, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के हिसाब से अम्ल क्षार का डिसाइड हो रहा है। तो देखो ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, ये भी एलिमिनेट हो गया। ब्रोसेलेरी थ्योरी क्या कहती है कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और क्षार होता है वो प्रोटॉन होता है, वो ग्राही होता है और ये हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं। लुईस जो क्या कहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग रहती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगी, है ना। इन तीनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग या अंग में उपस्थित नहीं पाई जाती, उपास्थि नहीं पाई जाती। उपास्थि का मतलब कार्टिलेजेस। तो नाक है वो कार्टिलेजेस ऊतक का बना हुआ होता है। बेसिकली कार्टिलेज होता है, फ्लेक्सिबल ऊतक होता है। आपका कान है, आपका नाक है ना, आपका गले में जो पाई जाने वाला ट्रैकिया वाला रास्ता है वो। तो आपका नी जॉइंट में भी कार्टिलेजेस टिश्यू पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी में से आंसर होने वाला है। तो देखो इन तीनों में पाया जाता है, ब्रोंकियाई में नहीं पाया जाता। ब्रोंकियाई क्या होता है, वो रास्ता होता है जिससे आपके जो लंग्स में ट्रैकिया के बाद पाथ अलग होते हैं। तो ये वाला जो रास्ता है, इसे आप ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकियाई बोलते हैं। इसके बाद में यही रास्ता आगे जाता है। नेक्स्ट है, किस सरल बहुकोशिकीय जीव में हाइफे पर स्पोरेंजिया का विकास होता है और स्पोरेंजिया में बीजाणु बनते हैं। तो ये प्रोसेस कहां पे होती है, अमीबा में होती है, यीस्ट में होती है, लीशमैनिया में होती है या राइजोप्स के अंदर होती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, फटाफट से आपको बताना है। तो देखो आपका हाइफे पर स्पोरेंजिया का विकास किस में होता है, राइजोप्स। राइजोप्स क्या होते हैं, ब्रेड मोल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रेड में पाए जाने वाले कवक के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी वजह से जो ब्रेड होता है वो हरा और खराब हो जाता है। तो राइजोप्स जो होते हैं इसमें हाइफे पर स्पॉन्जिया बनते हैं और स्पॉन्जिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसमें आपका इस तरह से बीजाणुओं का क्या होता है, बनना होता है। लीशमैनिया जो है ये एक कोशिकी है, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा ये करता है, 1 से 2 सेल का निर्माण होता है। यीस्ट है, एक कोशिकी कवक है, इसमें मुकुलन के द्वारा आपका होता है, नई बडिंग के द्वारा होता है इसमें। और अमीबा जो होता है इसमें बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन। लीशमैनिया में भी यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बीज जानवरों द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसे विशेष रूप से हुक या कांटेदार बीज होते हैं और उनके शरीर पे ये चिपक जाते हैं और दूर स्थानों पर ले जाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ड्रम स्टिक और मैपल है, आपका सूरजमुखी और मदार है, कैस्टर और बाल्सम है, जेंथियम और यूरेना है। तो ए और बी में से आंसर नहीं होगा, सी और डी में से सही आंसर हो जाता है। आपने देखा होगा जानवर पेड़ों के आसपास है तो उनके कांटेदार संरचना जैसे बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये किस में पाया जाएगा, आपका जेंथियम और यूरेना, ये आपके कांटेदार बीज होते हैं जो कि पशुओं के द्वारा इधर उधर फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी पे चिपक जाते हैं और जब वो खुजाते हैं तो वो छूट जाते हैं। तो जेंथियम यूरेना जानवरों द्वारा हुक या कांटेदार बीज होते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। कैस्टर और बाल्सम है, ये विस्फोट के द्वारा ये फट जाते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं। सूरजमुखी और मदार है, ये हवा के द्वारा फैलते हैं। ड्रम स्टिक और मैपल है, ये भी हवा द्वारा फैलते हैं, ये पंखदार बीज होते हैं, ये दोनों ही तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु है, एक परमाणु तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम है और ऑक्सीजन है। तो जब भी एक परमाणविक तत्व आ जाए तो ज्यादातर अगर गैस पूछा जाए तो नोबल गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नोबल गैस होती है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये ग्रुप 18 के अंदर आता है, जिसे जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो हीलियम इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमेशा ट्वाइस की फॉर्म में रहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर द्रव है वो जल अधिकतम घनत्व दिखाता है। तो अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व दिखाता है। किस पे दिखाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व दिखाता है। अब सेल्सियस में ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्या आंसर हो जाएगा, 277 जो केल्विन है ये आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए कंसेप्ट है आपका C = K-273। ये कितना है, 4 डिग्री है, तो K-273, तो केल्विन में इसकी वैल्यू 273 + 4 कितना आ जाएगा, 277 केल्विन आ जाएगा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको ये आंसर निकालना है। नेक्स्ट है,
60 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पे है तो कितनी होगी। तो देखो मास दे रखा है आपका 8 केजी दोस्तों, एक वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 5 मीटर है, आपका जी की वैल्यू 9.8 अप्रॉक्स होती है, या 10 के आसपास मान लेता हूं मैं, है ना, 10 आसपास होती है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होगी, मास है 8, जी की वैल्यू है 5, h की वैल्यू है ये, कितना हो जाएगा भाई 400, या तो आप जूल लिख लो, पर जूल में ये ग्राम, ये जी के साथ दे रखी, यानी जी की वैल्यू जो है 10, इसको हटा दो, इसकी जगह जी लिख दो, तो आप 40 जी जे आ जाएगा। जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू है 9.8, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है, तो 40 जी जे इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक काल्पनिक सीधी रेखा जो ध्रुव और किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। तो काल्पनिक सीधी रेखा है जो किसी पोल से निकलती है और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर निकलती है, ये आपका पी है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका एफ है, ये आपका पी है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये पोल है और ये फोकस है। मैं बनाता हूं वापस से, देखो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इसको तोड़ो और अवतल दर्पण बना लो, एक दर्पण बना लो, तो ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा इन सब से गुजरती है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो क्या आंसर कीजिएगा, यही ना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धावन सोडा का रासायनिक संघटक क्या है। धावन सोडा को किस नाम से जाना जाता है, तो धावन सोडा जो होता है उसको फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 अणु होते हैं, तो Na2CO3, आपका Na2CO3 का क्या है, ये रहा 10H2O, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड की फॉर्म में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड की फॉर्म में। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का प्रयोग नहीं किया जाता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का हॉल ट्वाइस है, इसका इस्तेमाल एंटी एसिड के रूप में किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, दोनों में से बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या बोलते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन आते ही नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ है उसका निर्माण होगा, ये बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कपूर का ऊर्ध्वपातन नया पदार्थ नहीं बना, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लोहे की छड़ का गर्म करना भौतिक परिवर्तन, NaOH और HCl का मिश्रण, इसमें क्या बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इससे क्या बनेगा, देखो NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, NaCl बन जाएगा जिसे नमक कहेंगे और H2O बन जाएगा, तो नया पदार्थ बन के तैयार हो गया, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। उदासीनीकरण, संक्षारण, विकृत गंधिता या जंग लगना। तो देखो अम्लों या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण, है ना, आपका आयरन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नमी की प्रेजेंस में आपका आयरन के ऑक्साइड बने, Fe2O3 और NH2O बन के तैयार हो गए। इसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी नहीं, इसे बोलते हैं कोरोजन और रस्टिंग में से आंसर आएगा, बी और डी में से क्या सही आंसर आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं संक्षारण, किसी भी धातु का खराब हो जाना सही आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर आंसर कीजिएगा, और देखो आप लोगों के लिए इतने मेहनत कर रहा हूं, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं पर सेशन को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस सेशन में करने हैं विद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत ही कम टाइम में बेहतर क्वेश्चन और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो सारे के सारे बच्चे आंसर करते रहिएगा। जब पोटेशियम आयोडाइड का
जलीय विलय लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पादन बनता है? जब पोटेशियम आयोडाइड है KI है और ये किसके साथ लेड नाइट्रेट PbNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पोटेशियम और नाइट्रेट बनेगा, KNO3 बनेगा और आपका PbI बन के तैयार हो जाएगा। तो लेड आयोडाइड बन गई और KNO3 बन गया तो आपका लेड आयोडाइड है वो अवक्षेप की अवस्था में मिलेगा और ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में विस्थापन हो रहा है तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट और अवक्षेप का निर्माण होता है तो आपके पास क्या होता है, आपका लेड अवक्षेप है, ये पीला सा अवक्षेप बनके तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परागण की विधि नहीं है? इनमें से परागण की विधि कौन सी नहीं है? पॉलिनेशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्वयं परागण में एक ही पौधे की मेल और फीमेल जो होती है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहीं पे आपका इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और यहां से पॉलन्स हैं वो इस पे आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। विंड पॉलिनेशन, हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का दूसरे पौधों से आना, ये माना कि पॉलन ग्रेन्स इसमें है, ये फूट गया और यहां पे भी आ सकते हैं ये, है ना। वाटर, अगर पानी में भरे हुए हैं ये तो पानी के द्वारा भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, ये आपका परागण की विधि नहीं है, ये आपका जनन का अलग प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरे की मूलभूत संरचना है। हीरा जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बन ऑक्सीजन से, शुद्ध कार्बन से या शुद्ध सिलिकॉन से बना हुआ होता है। तो हीरे की मूल संरचना होती है वो कैसी होती है? तो हीरा जो होता है दोस्तों सबसे कठोर है। कैसा होता है? सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ है, अधातु होता है ना। याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुचालक होता है और इसकी ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो चतुष्फल की आकृति पाई जाती है। कौन सी आकृति? चतुष्फल की आकृति पाई जाती है। टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है और कार्बन का शुद्ध रूप में ये पाया जाता है। अक्रिस्टलीय फॉर्म होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो किस इकाई में से व्यक्त किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही आंसर कर पाएंगे। तो इसे किस इकाई में व्यक्त करेंगे? किलोग्राम के अंदर, पाउंड के अंदर, ग्राम प्रति मोल के अंदर, परमाणु द्रव्यमान के अंदर। तो निम्नलिखित में से किस इकाई में इसे व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को? तो परमाणु द्रव्यमान हमेशा एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU के अंदर क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो देखो पाउंड में क्या है, इसका किसी चीज का वजन है, मास में, किलोग्राम है, ग्राम प्रति मोल है, इसमें मोलर द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, आपका एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला पहला चरण क्या होता है? कोई रिएक्शन है H2 + O2 = 2H2। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 दे रखी है, ऑक्सीजन 2 दे रखी है, हाइड्रोजन यहाँ 4 होगी, 2 2 4 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई। तो आपको पहला जो समीकरण है उसे बोलते हैं कंकाल समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण। इसका मतलब ये है कि ये आपस में बैलेंस नहीं है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण। फिर इसे बैलेंस किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जब कोई बल दो सतहों के बीच में गति का विरोध करता है तो इसे क्या कहते हैं? माना एक सतह ये है दोस्तों और दूसरी सतह है वो इस तरह से है, वो इस तरह से है। इन दोनों सतह के बीच में लगने वाला जो बल है उसे किस नाम से जानेंगे? तो इसे बोलेंगे दोस्तों घर्षण। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? घर्षण बल के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन इसे बुलाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ब्रेड मोल्ड के रूप में स्पायरोगायरा को जाना जाता है, प्लेनेरिया को जाना जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी में से सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो धुआं मचा दो, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि क्या सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से देखो, आपस में बातें करने के बजाय आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और हर क्वेश्चन को सीरियस लेके सिंसियरली आंसर करिएगा। मैं बता रहा हूं 100 में से 100 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ये क्लास है आप लोगों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं राइजोप्स को, है ना। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं राइजोप्स को। तो आंसर हो जाएगा राइजोप्स। क्या होता है? ब्रेड मोल्ड, रोटी पर उगने वाला ये कवक है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ द्वारा
आवेशों का प्रवाह का कितना प्रतिरोध किया जाए और इसका माप क्या कहलाता है? इसे करंट कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, पावर जनरेशन कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो करंट होता है I, हमें आवेशों का प्रवाह I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो रेजिस्टिविटी आपका जो प्रतिरोध है वो होता है। तो देखो किसी पदार्थ में आवेशों के प्रवाह का प्रतिरोध किया जाता है, प्रतिरोध किया जाता है मतलब बहने से रोका जाता है। तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस, पावर जनरेशन नहीं करेंगे, ए और बी में से आंसर करेंगे। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये बताती है कि कौन से तार में कितनी करंट ही फ्लो होगी और कितना नुकसान होगा करंट का, है ना। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों CaOCl2। इसमें इस CaOCl2 है ना, CaOCl2, और CaOCl2 बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है। क्या बनता है? कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और क्लोराइड बनता है। तो ये क्या है दोस्तों? इसे बोलते हैं, यह शुष्क बुझा हुआ चूना है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एसआई इकाई क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो एफ समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g इक्वल टू क्या है? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? देखो एफ आर स्क्वायर m1 m2, एफ को न्यूटन में, इसको मीटर स्क्वायर में, अपॉन केजी का, यहां पे केजी का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। निम्नलिखित में से किसमें कायिक प्रवर्धन आंख कलिकाओं द्वारा होता है? तो आपका क्या है? कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन है, ये किसके द्वारा होता है? मतलब ये जड़ है, तना है या पत्ती के द्वारा होता है ना। इससे नया पौधे का विकास होता है, नया पौधा। अब आपको बताना है, देखो शुगर कैन में एडवेंटियस रूट होती है, अनियन में बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होता है, आपका जिंजर है, नोड इंटरनोडेट पाई जाती है, और आई जो होती है, आई वो आलू के अंदर पाई जाती है जिसको काट के बोया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पोटैटो। देखो आलू के अंदर आंख कलिकाएं होंगी, आई बड्स होंगी, अदरक के अंदर जो राइजोम होगा, भूमिगत तना होगा, उससे होगा, प्याज के अंदर बल्ब जैसी आकृति है ही, और गन्ना है इसमें तने की गांठ जिसे अविस्थानिक जड़ें बोला जाता है, उनके द्वारा होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस परिवर्तन से गुजरता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O। जब इनको किस में मिलाया जाता है? पानी के अंदर मिलाया जाता है तो आपका CaSO4 2H2O का निर्माण होता है। इसे बोल देते हैं भाई आपका जिप्सम। तो इट चेंज टू जिप्सम, ये जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? मिश्रण का मतलब है कि एक या दो से अधिक चीजें हैं वो मिल रही हैं, जैसे बहुत सारी गैसें मिलके मिश्रण बना लेती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती हैं। तो यहां पे हमें देखेंगे एयर है वो मिश्रण का एग्जाम्पल है, बाकी वाटर है वो दो गैस से लिक्विड बना है, आपका आयरन है, आपका सॉल्ट है, ये आपका मिश्रण नहीं है, ये यौगिक के एग्जाम्पल हैं। किस पौधे में पत्ती के किनारे में निशानों में उत्पन्न कलिकाएं मिट्टी पर गिर जाए और एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम, अंगूर, जैस्मीन और गुलाब। आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी में से आंसर आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ये इस तरह की हमारे पास कलिकाएं थी, पौधे की पत्तियां थी और ये पत्तियां गिर गई हैं, है ना, पत्तियां गिर गई मिट्टी में, और मिट्टी से नया पौधा कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखो आपको सबको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह की ये पत्ती है, इनमें जड़ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये जैसे ही मिट्टी के अंदर गिरेगा, इसमें इस तरह की क्या पाई जाती हैं? इसमें इस तरह की जो है वो कलिकाएं पाई जाती हैं और नया पौधे का विकास होना शुरू हो जाता है। इसे ब्रायोफाइलम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम कहते हैं। तो ब्रायोफाइलम क्या है? पत्ती के किनारों कलिकाओं से नया पौधे का बनना। ठीक है,
और देखो अंगूर के अंदर पौधा बनता है कटिंग के द्वारा, जैस्मिन में बनता है लेयरिंग के द्वारा, और गुलाब में बनता है तने के कटिंग के द्वारा। तो आपको जो एक्स्ट्रा और एडिशनल नॉलेज इस चैप्टर में मैं दे रहा हूं, सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं, वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी कि डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, और बेहतर तरीके से हर एक बच्चा सेशन को लाइक जरूर करते रहिएगा। इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। बाकी हर क्वेश्चन का आंसर करना है। केल्विन में एक कमरे का तापमान क्या होता है? देखो केल्विन जो होती है, केल्विन में कमरे का तापमान होता है तो C इक्वल्स टू क्या होता है, K-273, है ना। ये आपके अगर सेल्सियस में पता है तो केल्विन में निकाल देना, ठीक है। लगभग 23 से 25 डिग्री, मतलब 23 से 27-30 डिग्री तक के बीच में कोई भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आ जाता है। लगभग मैं 27 के अप्रोक्स मान लेता हूं रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पे 27 रखूंगा, इसमें K रखूंगा -273, है ना। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा भाई, 7 और 3 10, 7 और 2 9 1 10, 2 1 3, लगभग 300 केल्विन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो कमरे का ताप अप्रोक्स कितना मान के चला, 27 एग्जाम में भी। एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है ना। आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। तो एक कोशिका जो है वे विभाजन न करने की अवस्था में क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं, है ना। इस तरह से पतले पतले थ्रेड्स जैसी संरचना पाई जाती है। ये क्रोमोजोम है ना, इनमें जीन रहते हैं और ये इस तरह की संरचना डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए के अंदर कॉपी करने की क्षमता होती है और ये जो आपका गुणसूत्र होते हैं उसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स है वो पाए जाते हैं। तो आरएनए है, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका है, केंद्रक है, कोशिकांग है। डीएनए में विभाजन न करने की अवस्था में डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। दोस्तों दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। दंड चुंबक की क्षेत्र रेखाएं किसके द्वारा खींची जाती हैं? तो दंड चुंबक है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो कैसे जाएंगी दोस्तों, इस तरह से जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। कैसे जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये दूसरी मैग्नेट के द्वारा खींची जा सकती है, लोहे के बुरादे के द्वारा खींची जा सकती है, एक चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास के द्वारा, वुड पार्टिकल के द्वारा नहीं खींची जा सकती। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही थे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश का हवा में वेग या किसी वैक्यूम में मान लीजिए, हवा में मान लीजिए, और प्रकाश का किसी मीडियम में मान लीजिए। ये भी आपका वेग मीटर पर सेकंड में होगा, ये भी मीटर पर सेकंड में होगा। ये आपस में कट जाएंगे और क्या बनेगी? यूनिट लेस क्वांटिटी बनके तैयार हो जाएगी। मात्रक विहीन है राशि बनके तैयार हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? इनमें से रक्त का कार्य कौन सा नहीं है? तो स्टार्च के संश्लेषण में मदद करना, गैसों का परिवहन करवाना जो कि आरबीसी करवाती है, हार्मोन का परिवहन करवाना जो कि प्लाज्मा करवाता है। तो देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी बचा क्या, या तो ए है या डी है। अब अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करवाना, ये भी प्लाज्मा करवा देता है। तो बचा क्या, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो स्टार्च के संश्लेषण में मदद नहीं करता है रक्त, बाकी सारे काम तो रक्त कर ही रहा है, गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्यों में विटामिन डी की कमी से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से, स्कर्वी विटामिन C, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, निमोनिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस की वजह से होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रिकेट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में आवेशों के माध्यम से सूचना का संचालन करता है? हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है? ग्लोमेरुलस नहीं, ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। एल्वेओलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है। सी और डी में से सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूरॉन और मेरुरज्जु में से क्या सही आंसर हो जाएगा? अभी ऐसे 42 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लगातार हर क्वेश्चन का आंसर करते रहना है। तो न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड में से क्या सही आंसर आएगा? तो न्यूरॉन है, वो सिग्नल को ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में विलाई के रूप के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। छोटी आंत में जो विली होती हैं, जो इस तरह की संरचना होती हैं छोटी आंत के अंदर, उनका फंक्शन क्या है? तो ये क्या करती हैं? ये क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं जिससे अवशोषण हो सके। जिससे क्या हो सके? अवशोषण हो सके। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में विली और हिंदी में रसांकुर बोलते हैं।
तो मैक्सिमम अवशोषण का काम करवाते हैं। तो देखो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल में ये क्या करवा देती है दोस्तों, वृद्धि करवा देती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, विलाई का मुख्य कार्य है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल में वृद्धि, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर किस विद्युत शक्ति इकाई का उपयोग किया जाता है, जूल का, किलोवाट घंटा का, वॉट का या एम्पियर का। तो घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए विद्युत इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जूल तो कार्य ऊर्जा को और एम्पियर करंट को। आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर या वॉट। किलोवाट आवर है घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको मापता है, और वॉट है वो पावर को मापता है। नेक्स्ट है, आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक द्वारा आई धारा वहन करने पर उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति होती है P = W/T या P = VI या P = I² या P = V²/R। तो आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, बताइएगा क्या होगा। तो P = I² है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहां स्थित होता है। एक उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहां होता है, एट द पोल ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द मिरर। तो एक उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण ये होता है। उत्तल दर्पण में आप ये बताइए, फोकस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और फोकस दूरी यहाँ पे है। तो ये सारा कहाँ होता है, इस साइड, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और ये कहाँ होता है, दर्पण के पीछे की साइड में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिहाइंड द मिरर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र वृत्ताकार गति का उदाहरण है। वृत्ताकार यानी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन चलता है, तो पक्षी तो सीधे चलते हैं, फुटपाथ पर चलता हुआ व्यक्ति भी रैखिक गति करता है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता हुआ उपग्रह, और दूसरा है राजमार्ग पर सीधे चलती हुई कार। तो अब आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि पृथ्वी के चारों ओर जब वृत्ताकार पथ में कोई घूमेगा तो वही वृत्ताकार गति है, बाकी सारे तो कैसी है, रैखिक गति का उदाहरण है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी रैखिक भी चल सकता है और इधर उधर भी चल सकता है, ये पक्षी के ऊपर डिपेंड करता है। कई पक्षी रैखिक चलते, कई लेफ्ट राइट भी घूम जाते हैं। त्रिकोणीय कांच प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच में बनने वाला कोण क्या है ना। तो त्रिकोणीय कांच है, मतलब आपके पास प्रिज्म है, इनके 2 पार्श्व, 2 साइड वाले एंगल के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण, विचलन कोण, अपवर्तन कोण या आपतन कोण। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। वैसे भी इंग्लिश में आपको पता ही चल रहा है, प्रिज्म कोण इसे बोलेंगे। तो प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म के 2 साइड में फलकों के बीच में बनने वाला कोण। नेक्स्ट है, जब अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। अम्ल है वो किसके साथ रिएक्शन करे, क्षार के साथ रिएक्शन करे, तो निम्न में से क्या बनता है, लवण और जल बनता है, केवल जल बनता है, लवण और हाइड्रोजन आयन बनता है, और लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। किसका होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखो कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो डिटेल में सारी चीजें आप आंसर कर सकते हैं। गुलाब के फूल का परागण के माध्यम से सूरजमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है, वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास वर्तिकाग्र है, यहां पे गुलाब के जो पॉलन्स है वो यहां पे आ चुके हैं, और ये है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी है वो अलग स्पीसीज है ना, और गुलाब है वो अलग स्पीसीज है। तो यहां पे जब आएगा तो ये नीचे आगे बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ भी जाएगा तो भी आपका पराग को अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पराग सूरजमुखी का नहीं था, पराग गुलाब के फूल का था। वर्तिकाग्र का पराग से कोई लेना देना नहीं है, पराग का वर्तिकाग्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अलग फूल का है। पॉलन वॉज नॉट ऑफ सनफ्लावर। सेम ही फूल होना चाहिए, सेम ही स्पीसीज। ऐसा होना चाहिए कि सफेद गुलाब है, लाल गुलाब है, तो उनमें आपका ट्रांसफर हो सकता है पॉलन ग्रेन्स का, पराग कणों का, पर अलग अलग फ्लावर का नहीं हो सकता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सूरजमुखी का नहीं था, इसीलिए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की विशेषता नहीं है। तो गैस की क्या विशेषता होती है, गैस कहीं तो फैल सकती है ना, कितनी भी एरिया में फैल सकती है ना। तो यह अत्यधिक संपीड़ित है, ये विशेषता है, दबाया जा सकता है गैस को। विसरण की दर बहुत अधिक होती है, डिफ्यूजन बहुत। इस रूम में खड़े हैं, 1 सेकंड में आप उस रूम में परफ्यूम अगर मैं छिड़कूं तो
आप स्मेल कर सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आंसर होने वाला है, मतलब सी और डी में से आंसर होने वाला है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और कण है बहुत ढीले ढंग से पैक किए जाते हैं, तो इसमें कल ढीले ढंग से पैक तो होते ही नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आकार निश्चित होता है ना। अगर हम मतलब अत्यधिक विसरण होता है, ये ठीक है, विसरण की दर बहुत अत्यधिक होती है, ये भी ठीक है ना। ये ढीले ढंग से पैक किए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये धीरे 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 फैल सकते हैं। आंसर क्या नहीं है, गलत बताना है तो ये नहीं था, है ना। क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में पोटेशियम सोडियम होते हैं, जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, है ना। इनको किस में रखा जाता है, इसीलिए कैरोसिन में रखा जाता है। तो देखो, गोल्ड है, नोबल धातु है, जिंक है वो रिएक्टिव होती है, पर सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, देन होता है सोडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इनका लैटिन नेम है केलियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से पादप के किस ऊतक को वर्धमान ऊतक के रूप में भी जाना जाता है ना। तो पादप होता है, उसमें दो तरह के ऊतक होते हैं, जिसमें ऊपरी वाले हिस्से पे और इसके जड़ों के ऊपरी वाले हिस्से पे एक ऊतक पाया जाता है, बाकी मिड वाले हिस्से पे पाया जाता है और साइड वाले हिस्सों पे पाया जाता है ऊतक। इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे ओनली परमानेंट टिश्यू के नाम से, ओनली मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक के नाम से, स्थायी और विभज्योतक दोनों के नाम से, ना तो स्थायी और ना ही विभज्योतक ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक है ना, और यही डिवाइड हो सकता है ना। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्यों, क्योंकि यही विभाजित हो सकता है। तो देखो, केवल विभाजन, कोशिकाएं विभाजन नहीं होता स्थायी ऊतकों में, है ना। केवल विभज्योतक ऊतक में लगातार कोशिका विभाजन होती है, वृद्धि होती है। स्थायी और विभज्योतक दोनों, तो स्थायी ऊतक में वृद्धि ही नहीं होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी से जड़, तना, पत्ती है वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, नई नई आपकी टहनी आ जाती है। किसी परमाणु के पहले कोश में अत्यधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले कोश में, तो बोर के अकॉर्डिंग 2, 8, 18 सबसे पहला कोश है जो एस सेल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। के शेल इसे बोलते हैं। के शेल के अंदर आपका क्वांटम नंबर होता है 1, फॉर्मूला होता है E=2n²। अगर इससे भरेंगे तो n की वैल्यू यहां पे क्या है ना, 1 है, 1 का स्क्वायर तो 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। फिर एल शेल में पूछा जाए तो 2 क्वांटम नंबर होता है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। इस तरह के क्वेश्चन भी ट्रिकी होते हैं और एग्जाम में आते हैं, और बहुत ही आसानी से आप, अगर ट्रिक आपको पता है तो बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के सॉरी प्रकीर्णन की घटना किसके कारण होती है, इंद्रधनुष की वजह से नहीं, तारों के टिमटिमाने की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था, टॉर्च लगाने पे दूध में से पार्टिकल होते हैं, तो वो टॉर्च है उसकी लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो टिंडल इफेक्ट इसका सही आंसर होगा। दाब की ऐसा इकाई एक बार का तुलना कितना है, तो एक बार को पास्कल में कितना कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको डेटा याद होना चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी में से बताइएगा क्या सही आंसर लगा दूं, ए लगा दूं या बी लगा दूं, बताइए। P=F/A, दाब बल बटे क्षेत्रफल को पास्कल कहते हैं, और इसकी वैल्यू आप याद नहीं है तो याद कर लेना, 10⁵ पास्कल इसका सही आंसर होगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध है वो 2 गुना कर दिया जाए, जबकि धारा है वो समान रहे, तो प्रति इकाई समय में ऊष्मा क्या परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मा होती है H=I²RT। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस है वो 2R कर दिया जाए, है ना, और धारा की वैल्यू I की वैल्यू I रहे, तो आपका समय है वो 1 सेकंड रहे, है ना। तो इसमें ऊष्मा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, I है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 1 है। तो R की वैल्यू अगर 2 गुनी कर दी जाए तो H=R हो गया, इसकी वैल्यू अगर 2 गुनी कर दी जाए तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डबल। देखो कितनी आसानी से, फॉर्मूला पता है तो बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, पर आप लोगों के लिए बता दूं कि जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, देखो यहां पे मैं हर चीज को डिटेल में समझाता हूं। साइंस आपका 100 नंबर का है, और साइंस ही नहीं बाकी आपकी सब्जेक्ट है वो भी आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी इस एग्जाम के लिए। तो आपको सारे के सारे टीचर पढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर चीज डिटेल में, थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, उसके लिए आप बैच ले सकते हैं, ₹1 का ट्रायल ले सकते हैं। तो
1 रुपए में कितने दिन पढ़ सकते हैं? आपका 2 दिन यानी 48 घंटे फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे पढ़ना है या नहीं करना है। 375 प्लस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और कितने भी स्टेट का एग्जाम हो, सबकी तैयारी आप अगर ये 2 दिन का ट्रायल खरीदेंगे तो 2 दिन तक पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लास भी देख सकते हैं और बाद में आप 3 महीने का या 12 महीने का कोर्स खरीद लेना, जिससे आप साल मतलब उस 3 महीने तक जितने भी कोर्स हैं या 12 महीने तक जितने कोर्स है उसकी तैयारी कर सको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किण्वन प्रक्रिया में शर्करा का किस निम्नलिखित यौगिक के रूप में रूपांतरण होता है? तो ये एथीन के रूप में, मीथेन के रूप में, एथेनोइक एसिड के रूप में या एथेनॉल के रूप में? तो शर्करा है, शर्करा का जब भी किण्वन करवाया जाता है, जैसे अंगूर है उसमें भी क्या होता है? शर्करा होती है, तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है और अल्कोहल में क्या लगता है? ऑल लगता है, लास्ट में नॉल लिखा है यानी ऑल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता 3 है? इनमें से किसकी संयोजकता 3 है? तो कार्बन होता है, इसकी 4 संयोजकता होती है, सोडियम होता है 2, 8, 1, इनके बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता होती है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, इसकी संयोजकता 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 होगी, वो भी माइनस की, है ना। और ऑक्सीजन के बायतम कोष में 8 एटॉमिक नंबर है, 2 और 6, बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है, इसकी संयोजकता 3 होगी। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट है, लीशमैनिया किस प्रकार का प्रजनन करता है? किसी भी तल में प्रजनन करता है और बाइनरी फिजन कर देता है, केवल ऊर्ध्वाधर तलों में द्विखंडन करता है, 2 समान भागों में द्विखंडन हो जाता है और एक निश्चित तल में द्विखंडन करता है। तो लीशमैनिया हुआ, अमीबा हुआ, ये बात तो पता है कि द्विखंडन करते हैं, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और एक निश्चित तल में ही द्विखंडन करते हैं, ये याद रखना है। तो एक निश्चित तल में क्या करता है? ये द्विखंडन करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? पेप्सिन प्रोटीन है नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम और श्लेष्मा का स्राव करता है। तो पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और सलाइवरी ग्लैंड है, ये आपको बताना है। तो कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? पेप्सिन है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है और श्लेष्मा का स्राव करता है। तो HCl कहां से निकलता है? आपका गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में, जिसकी pH 1.8 के समथिंग होती है। कहां से निकलता है? पेट से। पेट मतलब आपका अग्नाशय नहीं है, पित्ताशय नहीं है, जठर ग्रंथियां नहीं है, जठर ग्रंथियां ही होंगी पेट के अंदर और सैलिवरी ग्लैंड मुंह में होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ खींचती है? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो F समानुपाती क्या होता है? m1 m2 और दूरी का वर्ग होता है r²। तो F बराबर क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r²। इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, पर देखो इतनी मेहनत हो रही है, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो सारे के सारे बच्चे धुआंधार तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अब देखो लास्ट के 10-15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे धुरंधर बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सीख पाए और जल्दी से आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रेशर होता है कि लास्ट के 5-10 मिनट में आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएं। तो चलिएगा, उसी को परखने के लिए मैं आपकी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ा देंगे। तो भारत में घरेलू एसी मुख्य रूप से धारा प्रत्येक दिशा में बदलती है। तो एसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वैसे तो 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी। और आपका अगर क्या पूछा जाए, टाइम इंटरवल पूछा जाए सेकंड में, तो 1/t होता है। तो क्या हो गया आपका 1/f हो गया, तो 1/50। 1/50 आपका क्या दे रखा है? भारत में घरेलू एसी मुख्य प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक में दिशा बदलती है। तो देखो 1/50 तो हो गया पूरा चक्र, यहां से लेके ये और यहां से लेके ये। आधा चक्र की बात करेंगे तो यहां से लेके इतना चक्र है, ये पॉजिटिव है, फिर ये दिशा बदल देगी नेगेटिव में, यानी आधा करना पड़ेगा। हर एक आधे चक्र में दिशा बदलती है। तो टाइम कितना लगा? t = 1/100 सेकेंड लगा। कितना लगा दोस्तों? t = 1/100। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड के लिए सही है? बताइएगा।
ए और बी में से क्या सही आंसर कर दीजिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, CaO इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक में मृत ऊतक होता है। मृत ऊतक केले के छिलके में जीवित होता है, ऑरेंज पील में। आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मृत ऊतक होते हैं नारियल का छिलका। नारियल का छिलका स्केलन कायमा पाया जाता है इसमें। तो देखो नारियल के छिलके में स्केलन कायमा है, बाकी तीनों में जीवित ऊतक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों से पत्तियों तक पानी और उनके घुले खनिजों में अवशोषण और ऊपर की ओर गति में मदद करता है। तो इसे वातपोत्सर्जन, स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी। ट्रांसपिरेशन तो पौधों की पत्तियों द्वारा पानी का बाहर निकलना, और स्थानांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को जाना। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से टर्गर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है, पोषक तत्व ऊपर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम। तो देखो ये आपका एरियोलर टिश्यू और आपका कार्टिलेजेस तो नहीं करते, आंसर आ जाएगा ए और बी। हड्डियों को जोड़ना हो तो लिगामेंट है, और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ना है तो टेंडन आंसर आएगा। तो आंसर इसका क्या है, दो हड्डी है तो लिगामेंट है। यीस्ट है किस अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा पैदा होता है। यीस्ट के बारे में पूछा गया है, तो मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। तो जड़ तना पत्ती आती है, तो फ्यूजन और बडिंग में से आंसर आने वाला है। तो यीस्ट है वो आपका क्या करता है, बडिंग ही करता है। क्या करता है, बडिंग ही करता है, मुकुलन करता है, बड डेवलप होता है। तो मुकुलन के द्वारा यीस्ट में लैंगिक प्रजनन होता है। बाकी संलयन है लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। कायिक प्रवर्जन में जड़ तना पत्ती होगी। द्विखंडन में अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में मायोपिया की समस्या को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है, यानी पास की चीजें तो दिखाई देंगी, दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, है ना। और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इथाइन का सूत्र है। देखो आइन लगा हुआ है, देखो आपको कैसे पकड़ना है, ETHYNE, वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और एथ मतलब दो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, 4 वैलेंसी होती है, तो एक बच गया, वहां हाइड्रोजन लगा दो, है ना। इसे बोलेंगे इथाइन। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या आया, C2H2। अगर वैसे नहीं पता है तो CnH2n-2 कर दो भाई। तो 2 कार्बन रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2। इस तरह से भी ये फॉर्मूला पता है तब भी आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंशानुक्रम के नियम किस वैज्ञानिक ने स्थापित किए थे। तो बताओ, वॉटसन एंड क्रिक ने तो DNA के बारे में बताया था, मेंडल ने आपकी उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, और इन्होंने ही वंशानुगति के क्रम के बारे में बताया था। दोस्तों, अपने क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन की घटना को किस रूप में जाना जाता है। तो द्रव का भाप बदल रहा है, तो इसे डिपोजिशन तो नहीं बोलेंगे, इसे फ्यूजन, इवोपरेशन और सब्लिमेशन बोलेंगे। सब्लिमेशन में ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदल जाए, तो यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हुआ, इवोपरेशन। इसमें लिक्विड है वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित आहार के घटकों का सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित आहार के घटक, संतुलित आहार में क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, वसा है ना, खनिज लवण है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो आपका देखो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, फाइबर है और जल है। ये 6 होते हैं, याद कर लेना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। रेसेस में डाल दिया गया है, बट आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपका विटामिन है, खनिज लवण है और जल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है। गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने का काम, ये गुर्दे हैं आपके, इसको मूत्राशय ये रहा, है ना, ये रहा, इससे जोड़ने का काम इसके द्वारा किया गया है। तो ये क्या है, आपकी यूरेटर। ये क्या है दोस्तों, यूरेटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है, pH का मान क्या होता है। तो आपका pH अगर बढ़ेगी तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो pH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। ये देखो बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इतना कंसेप्ट है। तो घटेगा और फिर बढ़ेगा गलत है, घटेगा बिल्कुल सही है। pH होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए ये आंसर आएगा। खगोलीय दूरियों जैसे बहुत बड़ी दूरियों को मापने की SI इकाई
क्या है? खगोलीय दूरी को मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे। खगोलीय दूरी होती है सन से अर्थ तक की दूरी, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे या प्रकाश वर्ष? इसे बोलेंगे प्रकाश वर्ष। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो सन से अर्थ की डिस्टेंस है ना। खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली आपकी लाइट ईयर की फॉर्म में ये मापी जा रही है। ये बहुत बड़ी दूरियों को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सन से अर्थ की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, पर ये बड़ी दूरियों की बात कर रहा है तो लाइट ईयर है। इसमें एक और ऑप्शन होता ना, पारसेक, 1 पारसेक। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर, है ना। तो ये सबसे ज्यादा दूरी है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान क्या होगा? बी और डी में से आंसर होने वाला है। तो सार्वत्रिक स्थिरांक का मान क्या होता है भाई? तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स, है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है? विलयन, जल योजन, अपचयन और हेमोविलयन। तो क्या आंसर कीजिएगा, है ना। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने हर क्वेश्चन को बताया है, थोड़ी स्पीड से कराए हैं, ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश मेरे रह रही है अभी भी। तो थ्रोइंग, हिमविलयन इसे बोलते हैं। तो रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है। तो हिमविलयन में क्या होता है? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होता है। बाकी रासायनिक तीनों के अंदर होगा। चाहे आप सॉल्यूशन की बात करें, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे तब भी रासायनिक परिवर्तन, हाइड्रेशन तब भी रासायनिक अपक्षय होगा, और रिडक्शन में भी यही होता है। नेक्स्ट है 1000 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए तो दाब क्या होगा? दाब क्या है? P = F/A, है ना। पर यहां पे फोर्स है वो न्यूटन में है और ये आपका सेंटीमीटर में है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 × 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 2 0 से 2 0, 1/10 यानी 0.1 मीटर आया ये। तो 0.1 यहां रखना पड़ेगा, पॉइंट हटाया 0। तो पास्कल में इसकी वैल्यू कितनी आई? 500 पास्कल निकल के आई। कितनी आ जाएगी? ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन किसकी मात्रा में परिवर्तन करके करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप सूजन या सिकुड़न होती है और इसीलिए आकार में परिवर्तन होता है? तो ये देखो, फैट, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा। जब भी कोशिकाएं प्लांट की बात की जाए तो पत्तियों में क्या होती है? गार्ड सेल, वो पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा करके और अपने आप को सिकुड़ाती हैं, फैलाती हैं, यानी वाटर की क्वांटिटी में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? वाटर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? FBI, यानी किसी वस्तु की हम फोर्स यानी बल, फोर्स या मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को माप सकते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल मोटर होगा। बल्ब है, गीजर है और आयरन है। देखो, मोटर में घूमती है मोटर अंदर से, तो आपका फोर्स माप सकते हैं। इसी तरह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड को माप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना किस में हो रहा है? किसी भी चीज के अंदर रस्टिंग हो रही है तो रस्टिंग में आयरन है, वो ऑक्सीजन जुड़ के और नमी जुड़ के आयरन के ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। Fe2O3 और NH2O का निर्माण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो अवतल दर्पण है, उसका वक्रता केंद्र है ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अवतल दर्पण के सी पे रखी गई है। तो हमेशा याद रखना, इमेज हमेशा सी पे ही बनेगी। देखो, इमेज हमेशा सी पे ही बनेगी और बराबर साइज की बनेगी। तो अवतल दर्पण का ये केस स्पेशल होता है, इसे याद करना। जब वस्तु सी पे रखी गई हो तो बराबर साइज की बनेगी और सी पे ही बनेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तेजी से बढ़ता है और फल बनाने के लिए पकता है? तो फल बनाने के लिए कौन पकता है? परागकोश है, परागनलिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो पार्ट
पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये फल बन जाता है, ये बनता है फल और इसे बोलते हैं अंडाशय। इसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। और ओवेरी परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। जब जिंक है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? जिंक है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। जिंक अधिक क्रियाशील है जो कि हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है ये आप लोगों को बताना है। तो 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, है ना, 1000, है ना। यहां पे क्या आएगा? 1000 1000 1000 1000, ये तो सेम है। और वॉट मतलब पावर है, P इक्वल्स टू W/T। W होता है जूल में अपॉन सेकंड में, ठीक है। तो जूल इनटू अपॉन सेकंड यानी जूल पर सेकंड इनवर्स। देखो 1000 हो गया, जूल पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं जूल इनटू सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है मानव वृक्क के नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्सर्जन के लिए, रक्त के निस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है संग्राहक नलिका है, वृक्कीय शिरा है, आपका मूल मूत्र वाहिनी है, वोमन संपुट है। तो मानव वृक्क के नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्सर्जन के लिए, रक्त के निस्पंदन के लिए जिम्मेदार होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो रक्त का छानना किसके द्वारा होता है? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा नहीं होता है। वुमन कैप्सूल जो होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन कहां पर पाया जाता है? किडनी के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका क्या बना लेता है? जल बना लेता है। कार्बन है वो जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दोनों हैं। आपका फॉर्मेशन ऑफ सल्फर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम फ्रॉम क्विक लाइम। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी डाल दो तो इसमें बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी किसका एग्जाम्पल है? केवल एक प्रोडक्ट बन रहा है। ये आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कथन सत्य है? 4 चीजें प्रभावित करती हैं चालक को। ताप है, उसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, और चौथा है पदार्थ की प्रकृति, है ना। तो अब आपको याद रखना है R प्रोपोर्शनल टू L/A, R बराबर रो L/A। रो की वैल्यू होती है RA/L। तो ये क्या क्या चीजें हैं? अधिकांश धातुओं के लिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि ताप है उस पर डिपेंड ये करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तापमान पर द्रव पदार्थ ठंडा होने में ठोस में परिवर्तित होता है? तो ठोस में परिवर्तन हो रहा है, यानी किसी चीज का क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। बर्फ है जो पानी से बर्फ बन गई है। माइनस आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं? धनायन नहीं, एक संयोजी आयन नहीं, बहु संयोजी आयन नहीं। ये क्या कहलाते हैं? ऋणायन, जैसे क्लोरीन है, इन पर माइनस आयन होता है ना। हेलोजेंस पे माइनस आयन होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा होता है? तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है और एटीपी में इसको कैलकुलेट करते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? एटीपी है दोस्तों। नेक्स्ट है साबुन के अणु का जल विरोधी सिरा और जल विरागी सिरा। तो साबुन का फॉर्मूला होता है RCOONA, या पोटेशियम की फॉर्म में हो तो RCOOK, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि फैटी एसिड्स की फॉर्म में होता है, और पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट होते हैं। ये दोनों जल रागी और जल विरागी की तरह काम करते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन के साथ और जल के साथ अंतःक्रिया करता है जल का RCOO और Na वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 1 से लेके 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो 17 नहीं होगा आपका, 14 15 16 में से क्या आंसर होना है ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। और एक चीज और याद रखनी है, फास्फोरस P4 यानी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा। तो प्रजातियों का अस्तित्व किसकी वजह से होगा? उनमें किसी न किसी तरह की भिन्नताएं आए, है ना, उनमें किसी न किसी तरह की क्या आ जाए? वेरिएशंस देखने को मिले दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? क्या आंसर कीजिएगा? तो सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा और सेशन को सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर है आपके दिमाग में छप रहे होंगे। तो ये देखो आउटर सेल है और इसके अंदर क्या भरा जाता है? इस तरह से एक लिक्विड भरा रहता है। सबसे बाहर वाला एरिया है से क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणिक है? सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और आपका एल्युमिनियम। आपको फटाफट से आंसर करना है। सोडियम आपका प्लस फॉर्म में रहता है ना, Na फॉर्म में रहता है। एल्युमिनियम स्टेबल है, +3 फॉर्म में पाया जाता है। आंसर बी और सी में से होने वाला है। तो देखो जितने भी बच्चे यहां पे तैयारी कर रहे हैं, आपको कहां पे जाना है? मोर पे जाना है। इसी वीडियो के नीचे मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। सबसे पहले आप इस पे जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, है ना। जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? इस क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ, जिससे आप पीडीएफ से भी पढ़ सकें। उसके अलावा आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो 2 तरह के हमारे पास ऑप्शन है। सुपर पास लाइव ट्रायल, इस पे आप 24 घंटे तक पढ़ सकते हैं, किसी भी 24 नहीं 48 घंटे तक पढ़ सकते हैं, बस ₹1 पे करके। तो ₹1 पे करना है, ये QR कोड है, इसे स्कैन करके पे कर देना है। तो आप किसी भी कोर्स को 24 घंटे 48 घंटे तक फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि आपको आगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 3 महीने का, 12 महीने का या 18 महीने का चाहता हूं, तो टेस्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। देखो यहां पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। सुपर पास लाइव ये 2 दिन का ट्रायल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 महीने का 429 में, 12 महीने का 1399 में, 18 महीने का आपका कितने रुपए में है? मतलब 18 महीने का 1799 रुपए में है। इस तरह से बैचेस को ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों पीडीएफ इस क्वेश्चन की तरफ। सल्फर होता है वो एसिड फॉर्म में रहता है और ये बहुपरमाणविक तत्व है। तो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस किए और मैंने भी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके विद इन 1 आवर के अंदर पॉसिबल थे वो मैंने करवाए। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और लास्ट में बताना है ये क्लास कैसी लगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये है ना, किलोवाट आवर जो होता है इसका मान जूल में कितना होता है? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। दूसरा है, वह ऊतक जो पौधों को कठोर और कड़ा बनाने में मदद करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है आपका, ये है ना, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई है, m द्रव्यमान है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, उसे किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा? तो बताइएगा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको क्लास कैसी लगी? देखते हैं कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।